बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9वीं क्लास की मैथमेटिक्स है और ये न्यू बुक है 2025 वाली। डियर स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। तो इसकी 8 की रीडिंग देखें। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड नंबर, 3 कंसेक्टिव ओड नंबर को जमा करना है। सम का मतलब है प्लस करना। ओड नंबर वो होते हैं जैसे कि 3 हूँ, 5 हूँ, जो 2 के टेबल में नहीं आ सकते, जो जिनको 2 डिवाइड नहीं कर सकता। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे नंबर जो होते हैं ना वो ओड नंबर होते हैं। तो ओड इंटीजर्स हैं इज़ 51। 3 आपने ओड इंटीजर को प्लस करना है तो उसका आंसर 51 बनता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 इंटीजर्स बताएं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनको प्लस करने पर आपको 51 आंसर मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, कंसेक्टिव ओड नंबर को समझने के लिए आपको कंसेक्टिव नंबर्स को समझना होगा। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्टिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनमें कोई जंप नहीं होता उनको कंसेक्टिव नंबर कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। तो इनमें कोई जंप नहीं होता। तो इनको आप अगर आपने सपोज करना है, यानी कि आपने लेट करना है कंसेक्टिव नंबर को, आपने फर्जी से सोचने हैं जिनका आपको बाद में पता चलना है अननोन किस्म के, तो फिर आपने इनको आपने इस तरह से रख लेना होता है। एक्स पहला कंसेक्टिव नंबर, फिर x प्लस 1 दूसरा कंसेक्टिव नंबर, x प्लस 2 तीसरा कंसेक्टिव नंबर, x प्लस 3 चौथा, x प्लस 4 पाँचवा और x प्लस 5 छठा। इस तरह से आपके ये बनते चले जाने हैं। तो अगर देखें, मैं सपोज कर लूँ x इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि x इज इक्वल टू 1 है, तो फिर इस x को मैं 1 कह दूंगा, तो पहला आ गया। इसको 1 प्लस 1 कह दूंगा, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 है तो ये प्लस 1 इसमें हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 बन जाएगा, ये 1 प्लस 3 बन जाएगा, और ये 1 प्लस 4 और ये 1 प्लस 5। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अब देखें, ये 1 तो 1 ही रहा ना, ये 1 और 1 मिलकर 2 बन गया, ये 1 और 2 मिलकर 3, और ये 1 और 3 मिलकर 4, ये 1 और 4 मिलकर 5, और ये फिर 6। इस तरह से आते चले जाते हैं। तो ये कंसेक्टिव नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंसेक्टिव ओड नंबर क्या होते हैं या फिर कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होते हैं। असल में कंसेक्टिव ओड नंबर और कंसेक्टिव इवन नंबर सेम ही चीज़ें हैं। तो कंसेक्टिव ओड नंबर, कंसेक्टिव ओड नंबर्स क्या होंगे? कंसेक्टिव ओड नंबर हूँ या कंसेक्टिव इवन नंबर हूँ, वो एक ही बात होती है उनमें। तो ओड नंबर में ऐसा होता है कि जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो अगर आप यूँ समझो कि ओड नंबर में पहला 3 आता है, पहला 1 कह लो तो अगला 3 कह दो, ऐसे भी आप कह सकते हो। पहला आप 1 कहें, फिर अगला 3, फिर 3 के बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 7 के बाद 9, फिर 11। तो इस तरह के ये कंसेक्टिव ओड नंबर होते हैं। तो कंसेक्टिव हैं, कंसेक्टिव नहीं कि एक के बाद अगला ओड नंबर आ रहा है। पहले ओड नंबर के बाद दूसरा ओड नंबर 3 है, तीसरे के बाद दूसरे ओड नंबर के बाद अगला 5 है, फिर उससे अगला 7 है। इसमें कोई भी ओड नंबर मैं स्किप नहीं कर रहा, सारे ओड नंबर मैंने दे दिए हैं। तो इस तरह के जो ओड नंबर होंगे वो कंसेक्टिव ओड नंबर होंगे। अब कंसेक्टिव ओड नंबर को अगर आपने फ़र्ज करना होता है तो तब आप क्या करते हो? आप इसमें पहला तो आपको x ही लेना होता है, लेकिन अगला आपको जंप करके लेना है, क्योंकि 1 के बाद 2 का जंप है ना, 3 आया हुआ है। तो लिहाजा आपने अगला जंप करके बनाना है, मतलब ये कि x प्लस 2 बनाना है।
जैसे यहाँ पर x+1 बनाया था तो वो नहीं बनाना। वजह यह है कि हमें यहाँ पर जंप नहीं चाहिए था, 1 2 3 4 5 ऐसे ही आना था। तो यहाँ पर हमें जंप चाहिए, हमें स्किप करना है एक को। जैसे कि 1 के बाद 2 स्किप करके 3 आता है, और 3 के बाद 4 को स्किप करके 5 आता है, और 5 के बाद 6 को स्किप करके 7 आता है। तो यहाँ पर हमें स्किप करना था, इस वजह से हमने पहला x रखा, दूसरा x+1 नहीं रखा बल्कि x+2 रख लिया, और फिर हमने x+4 रख लिया। उसके बाद हमने x+6 रख लिया। तो इस तरह से हमें अगले अगले मिल जाएंगे। फिर हमने x+8 रख लिया। तो इस तरह के हमें ओड नंबर इससे मिल जाएंगे। देखें, अगर मैं यहाँ पर x को कहता हूँ कि मेरा x जो है = 1 ही है, तो अब देखो ये पहला 1 बना क्योंकि x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर 1+2 हुआ, और यहाँ पर 1+4 हुआ, यहाँ पर 1+6 हुआ, और ये 1+8। तो इस तरह से 100 ऑन, और ये भी 100 ऑन चलता जाएगा। अब इसको आप आंसर निकाल कर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 है, और ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, और 100 ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। तो देखें अब ये सारे मेरे पास ओड नंबर ही निकले हैं। तो जब आपको कहीं सवाल के अंदर इवन नंबर वाला आ जाता है तो इवन नंबर के लिए भी आपने ऐसा ही करना है जैसा कि मैंने ये रखा है, लेकिन बस उसमें फ़र्क क्या आता है, थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कंसेक्टिव इवन नंबर लेने हैं, डियर स्टूडेंट, अगर कंसेक्टिव इवन नंबर्स आपको चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, फिर भी आपने ऐसा ही करना है। फिर भी आपको इवन नंबर भी इसी तरह के ही होते हैं। वजह यह है कि देखो, अगर आपके पास पहला इवन नंबर 2 है, फिर आपके पास इवन नंबर अगला 4 आता है, फिर इवन नंबर 6 है, फिर 8 है, और फिर 10 है। तो ये आपके पास इवन नंबर है। तो इसमें आप क्या रखोगे कि पहला आप वही x ही लोगे, और दूसरा आप x+2 ही लोगे। जैसे कि हमने यहाँ पहला x लिया, फिर x+2 लिया, और फिर आपने x+4 ही लेना है। वजह क्या है, देखें यहाँ पर 2 के बाद 4 आ रहा है, 1 का जंप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने x लिया है तो फिर मैंने मुझे जंप करवाना है, इस वजह से मैं 1 तो रख नहीं सकता, मैंने 2 ही रखना है। तो अगर मैं 1 रख लेता तो जंप ख़त्म हो जाता। तो इस वजह से मैंने 2 रखा, ताकि जैसे 2 के बाद 3 को छोड़कर 4 आता है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर +1 को छोड़कर 2 लिख दिया, फिर +3 को लेकर 4 लिख दिया। इस तरह से x+6 अगला रखा, फिर x+8 उससे अगला रखा, फिर x+10 उससे अगला रखा। तो इस तरह से आपको देखना वो इवन नंबर भी मिल जाएंगे कंसेक्टिव। सेम से ही इवन नंबर मिलते हैं, सेम से ही ओड नंबर मिलते हैं। तो देखें, अब अगर मैं x को कहता हूँ कि x जो है ना मेरा वो क्या है, x जो है वो 2 के बराबर है। पहले मैंने x को 1 के बराबर कहा था क्योंकि मुझे पहला नंबर चाहिए था, ओड नंबर पहला वो 1 था। तो अब मुझे पहला ओड नंबर नहीं चाहिए, पहला मुझे इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर पहला 2 है, तो इसलिए मैंने x को 2 कह दिया। तो अब मैंने x को अगर 2 कह दिया है तो मुझे पहले 2 मिल जाना है, और फिर यहाँ पर 2+2 हो जाएगा, यहाँ पर 2+4 हो जाएगा, यहाँ पर 2+6 हो जाएगा, यहाँ पर 2+8 हो जाएगा, और ये 2+10 हो जाएगा, और 100 ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। ये भी ऐसे ही 100 ऑन है, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इसको देखो, अब ये तो 2 का 2 ही रहा, और ये देखें ये 4 बन गया है, ये 6 बन गया है, और ये 8 बन गया है, ये 10 बन गया है, ये 12 बन गया है। और देखें इस तरह से हमारे पास सारे इवन नंबर चलते जा रहे हैं। इवन नंबर कौन होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। तो ये तो कंसेप्ट आपको मिल गया कंसेक्टिव नंबर्स का, कंसेक्टिव ओड नंबर का, और कंसेक्टिव इवन नंबर का। हम अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं।
डियर स्टूडेंट, अगर हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड नंबर, इसमें सिर्फ हमें 3 कंसेक्टिव ओड नंबर लेने हैं, उनको प्लस करना है, तो वो 51 आ जाता है। तो हम सिर्फ 3 कंसेक्टिव ओड नंबर ले लेते हैं। तो 3 कंसेक्टिव ओड नंबर आप इसमें से 1 2 3 ये वाले पिक कर लो। तो यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ से हमारे सवाल का सलूशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने यहाँ से सवाल को हल करना शुरू करना है। लेट द 3 consecutive odd numbers, लेट द 3 consecutive odd numbers, 3 जो consecutive odd नंबर है ना वो कौन कौन से हैं, ये हमने फ़र्ज कर लिया। और वो हैं, इसमें 3 ले लिया, x + 2, x + 2 और x + 4, पहला, दूसरा और तीसरा x + 4, ये 3 कंसेक्टिव ओड नंबर मैंने ले लिया है। तो उसके बाद उसने कहा है कि उनका जो सम है उनको प्लस करने से टोटल कितना आता है। टोटल उसने कहा है कि उनको सम करने पर 51 आता है। तो ये सवाल की शर्त है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC। सवाल की शर्त इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि सवाल की शर्त क्या थी कि इन तीनों ओड नंबर को प्लस करो। तो हम तीनों ओड नंबर्स को प्लस कर देते हैं, x प्लस x + 2 फिर प्लस x + 4 = 51। वो कहता था तीनों ओड नंबर को प्लस करो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर 51 आता है। और हमें बताओ कि ओड नंबर कौन से हैं। तो अब हम इनकी ब्रैकेट खोलकर इनको ओपन कर लेते हैं। तो एक x हुआ, ये भी x + 2 और फिर प्लस x + 4 = 51। अब देखें टोटल कितने बन रहे हैं, 1x 1x और 1x, टोटल बन गए 3x, और ये 2 और 4 कितने बन गए, 6, = वही 51 ही रहा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो प्लस का 6 है इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, 3x + 6 = 51 मैंने इधर भी लाकर लिख दिया। तो अब आपका प्लस का 6 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 3x आप इधर ही रख लें, 3x इधर ही रहा, = 51। अब प्लस का 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का 6 कर लिया, और 51 में से 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45 आ गया। और इधर हमारे पास 3x ही रह गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, वीडियो ब्लर हो जाती है, फोकसिंग प्रॉब्लम है कोई। तो देखें 45 आ गया। अब जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। तो हम x को इधर अकेला छोड़ देते हैं और 45 / 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 45 को 3 पे डिवाइड करो, तो 3 × 1 = 3 और 1 इधर किया 15, 3 × 5 = 15। तो 15 आपके पास आंसर आ गया है। तो x = 15, तो पहला ओड नंबर जो है वो 15 आ गया। तो अगला हमारे पास जो ओड नंबर था इसे लिख देते हैं फर्स्ट। अब अगला जो था ना सेकंड, वो क्या था, सेकंड ओड नंबर। सेकंड ओड नंबर था हमारा x + 2। तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 15, x की जगह 15, प्लस की जगह पर प्लस और 2 की जगह पर 2 ही आ जाएगा। तो टोटल आंसर क्या आया, 15 और 2 17। तो दूसरा 17 आ गया। सेकंड, तो यहाँ पर थर्ड लिखते हैं। थर्ड ओड नंबर वो क्या था हमारा, वो था x + 4 था। तो लिहाजा x तो हमारा 15 आया हुआ है ना,
उसकी जगह तो 15 ही लिखेंगे। प्लस का साइन यहाँ प्लस का आ गया, 4 यहाँ पर 4 आ गया, तो 15 और 4 19 बन गया। अब देखें 15, 17, 19 सारे ओड नंबर हैं और ये सारे ओड नंबर टोटल मिलकर ये 51 भी बनना चाहिए इनसे। तो हम चेक करके देख लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4, ये वाली इक्वेशन थी जो कि 51 के बराबर हमने आता था, सवाल की शर्त थी। तो इसमें x का आंसर हमारा क्या आया 15, फिर ये वाला प्लस का साइन, और x प्लस 2 का क्या आंसर आया, देखें x प्लस 2 का ये वाला सारा आंसर है 17, फिर ये प्लस का साइन लगा दिया, और x प्लस 4 का क्या आंसर है, x प्लस 4 का ये सारा आंसर है 19। जमा होकर जो हमें आंसर फाइनल निकाला हुआ है ना 15, 17 और 19, वो सारे हमारे ओड नंबर्स हैं, उन सबको हमने प्लस कर लेना है और देखना है कि आप 51 आता है कि नहीं आता। तो 9 प्लस 7 प्लस 5, तो 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 होता है 12, 12 प्लस 9 ये होता है 21, तो 1 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो देखें इधर भी 51 आ गया, इधर भी 51 आ गया। तो हमारी जो चेकिंग है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं चेक। तो चेक करके हमने देखा कि दोनों साइड्स बराबर बराबर आ गई हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो लिहाजा हमारे जो नंबर्स हैं वो उनको सबको इकट्ठा लिख देते हैं, 15, 17 एंड 19, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस सवाल की पहले रीडिंग देख लें। अब्दुल्ला पिकड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठा ली, मतलब कहीं से भी उसने 96 बॉल्स ले ली, एंड प्लेस्ड दैम, और उनको रखा, इनटू 2 बकेट्स, 2 बाल्टियों के अंदर। तो 2 बाल्टियाँ थी उसके पास, उन दोनों बाल्टियों के अंदर रख दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, एक जो बकेट थी ना वो बड़ी थी, उसके अंदर 28 मोर बॉल थी, उसके अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा थी दैन द अदर बकेट, दूसरी बकेट की निस्बत। मतलब एक बकेट छोटी थी, छोटी के अंदर अगर 1 बॉल आती है ना तो 28 मोर आती हैं दूसरी के अंदर, बड़ी वाली के अंदर 28 आ जाती हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर एक बकेट के अंदर कितनी कितनी बॉल्स थी। तो हमें सवाल की स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि टोटल बॉल्स उसके बाद 96 थी, और उसके बाद 2 बाल्टियाँ थी। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक छोटी बाल्टी थी, एक बड़ी बाल्टी थी। जो छोटी बाल्टी थी उसके अंदर अगर एक बॉल डलती है तो जो बड़ी बाल्टी है उसके अंदर 28 बॉल ज़्यादा डल जाती हैं। तो यूँ हम जो छोटी बाल्टी है ना उसको हम क्योंकि छोटी बाल्टी के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो इस वजह से हम छोटी बाल्टी के अंदर एक छोटी कम रख लेंगे, मतलब उसे एक्स कर लेंगे। तो जो बड़ी है वो 28 मोर हो जाएगी, वो एक्स प्लस, अगर यहाँ पर इसको मैं एक्स रखता हूँ छोटी को, तो एक्स 28 मोर का मतलब है हुआ 28 प्लस एक्स, दूसरी हमारे पास आ जाएगी बड़ी बाल्टी के अंदर। तो इस तरह से हम ये सवाल की स्टेटमेंट से ये 2 बातें निकाल लेंगे और फिर उससे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, पहले हम लिखते हैं टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हैं, 96 बॉल्स, ये टोटल है। लेट द बॉल्स इन स्मॉल बकेट, छोटी जो बकेट है, छोटी बाल्टी जो उसके पास है उसके अंदर, लेट द बॉल्स इन द स्मॉलर बकेट एक्स है, छोटी बाल्टी के अंदर बॉल्स एक्स हैं। तो फिर द बॉल्स इन लार्ज बकेट, बड़ी बकेट के अंदर कितनी हो जाएंगी, 28 मोर है ना बड़ी के अंदर, तो बड़ी के अंदर 28 मोर है, तो यानी कि x से 28 मोर है, तो 28 प्लस एक्स मैंने कर दिया
आप x प्लस 28 भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो छोटी के अंदर अगर x है तो बड़ी के अंदर 28 मोर है, तो 28 ज़्यादा है, तो इस वजह से 28 प्लस x हो गया। तो अब सारी की सारी ये वाली बॉल और ये वाली बॉल सारी की सारी टोटल कितनी बनती है, 96 बनती हैं। तो इसे हम सवाल की शर्त बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो सवाल की शर्त ये है कि छोटी बाल्टी प्लस बड़ी बाल्टी, छोटी बाल्टी वाली बॉल्स और प्लस बड़ी बाल्टी वाली बॉल्स, ये छोटी बाल्टी की बॉल्स हो गई, ये बड़ी बाल्टी की बॉल्स हो गई, वो सारी की सारी मिलकर बनती हैं 96 बॉल्स। तो अब अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x प्लस 28 प्लस x इज इक्वल टू 96। तो एक जैसी x और x एक जैसी रकमें हैं दोनों, उनको हम जमा कर लेंगे, 1x ये और 1x ये, तो कितनी बन जाएंगी 2x और 28 हमारा उधर चला जाएगा, 96 माइनस 28 हो जाएगा, ये प्लस का 28 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 28 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इधर से माइनस करके आंसर निकालते हैं। क्या आंसर आता है, 16 में से 8 निकाला तो 8 बचा, और इधर 8 रह गया, 8 में से 2 निकाला तो बाकी बचा 68। तो जो हमारा 2x है वो 68 के बराबर आ गया। अब हमने x अकेला फाइंड करना है, तो x अकेला क्या आ जाएगा, आप 68 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 68 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34। तो छोटी बाल्टी जो है ना, x हमने छोटी बाल्टी रखी थी ना, उस एक बाल्टी के अंदर 34 है बॉल्स, तो दूसरी के अंदर हमने मालूम करनी है। तो बॉल्स इन सेकंड बकेट लिख देते हैं यहाँ पर, बॉल्स इन सेकंड बकेट भी लिख सकते हैं और लार्ज बकेट भी लिख सकते हैं। सेकंड बकेट क्या थी, उसके अंदर बॉल्स थी 28 प्लस एक्स थी। तो 28 का तो 28 वैसे ही आ जाएगा ना, प्लस का साइन प्लस का ही आ जाएगा, और x का आंसर 34 निकला है, तो ये 34 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इनको प्लस करो, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 62। तो बड़ी के अंदर 62 हो जाती हैं टोटल 62। तो ये जो हमारे पास x था, ये बॉल्स इन फर्स्ट बकेट लिख देते हैं इसको ना, फर्स्ट बकेट x थी वो ये वाली आ गई, और सेकंड बकेट के अंदर ये वाली आ गई। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही भी है कि नहीं है। तो क्योंकि टोटल बॉल्स 96 थी, तो हम चेक में क्या करेंगे, चेक में हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना ये वाली, इसको दोबारा पिक कर लो, इसी इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को पिक किया, x प्लस 28 प्लस x इज इक्वल टू 96। तो हमारा x जो था वो आया 34, हमने x को लिख दिया 34, प्लस का साइन ऐसे आ गया, और 28 प्लस x हमारा क्या आया है, 28 प्लस x हमारा आया है 62, तो इसको हमने 62 लिख दिया। इज इक्वल टू देखते हैं कि 96 होता है कि नहीं होता। तो 2 और 4 कितना हुआ 6, और 6 और 9 कितना हुआ, 6 और 3 कितना हुआ 9। तो 96 इज इक्वल टू 96। देखें दोनों साइड बराबर आ गई हैं, जो बात प्रूव हो गई है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा ने खर्च किया ₹3,50,000 इन अ बैंक, 3,50,000 रुपये एक बैंक में उसने जमा करवा दिए। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो उसको सादा प्रॉफिट देता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने यूज़ करनी है इसमें, सादा उसको प्रॉफिट देता है, एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम, एक साल के अंदर उसको जो है ना 7/1/4% प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 100 में से
इतना 7% तक तकरीबन उसको प्रॉफिट मिलता है सालाना। आफ्टर 2 ईयर 2 साल तक द रेट वाज इंक्रीज्ड। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज, 2 सालों के बाद रेट इंक्रीज हो गया। मतलब ये कि आपको पहले यहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ पर तक आपको सवाल को पहले हल कर लेना है और उसके बाद फिर 2 सालों के बाद फिर यहाँ तक जो है ना 2 साल हमारे पूरे हो जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल पूरे हो जाते हैं। द रेट वाज इंक्रीज्ड, बाद में जो रेट, ये रेट तो 7 था, ये फिर 8% हो गया पर एनम के लिहाज से। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 सालों के बाद उसके पास कितने पैसे बन गए थे। तो इसका मतलब है 2 साल तक तो उसको इस लिहाज से प्रॉफिट मिलता रहा, तो 2 साल के बाद जो प्रॉफिट है वो 8% हो गया। तो उस वक्त जो टाइम था वो कितना रह गया, 5 साल। जो टाइम था, टेन्योर या टाइम, वो 5 साल रह गया, क्योंकि 7 साल तो टोटल थे ना। 7 सालों में से 2 साल तक तो उसको इतना प्रॉफिट मिलता रहा और 2 सालों के बाद जब बाकी 5 साल जो रह गए, 5 सालों में उसको 8% के लिहाज से प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से सवाल के हमारे के 2 हिस्से बन गए। एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हल करना पड़ना है और दूसरा हिस्सा हमें 5 सालों के लिए यहाँ तक हल करना पड़ना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमें यूज़ करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं करना। ये स्टूडेंट सवाल के पहले हिस्से को लेकर चलते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो इसमें देखें टोटल मनी, या इसे जो है ना पी कहा जाता है, प्रिंसिपल। तो टोटल मनी इसको लिख लो, टोटल मनी इन्वेस्टेड, जो टोटल मनी उसने इन्वेस्ट की थी, इन्वेस्टेड, इसको पी कहते हैं, यानी कि इसको कैपिटल कहा जाता है। वो है 3,50,000 रुपीज़। 3,50,000 रुपीज़ टोटल मनी थी जो उसने बैंक में जमा करवाई थी। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जिससे उसको सिंपल प्रॉफिट मिलता था। सिंपल प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट, यानी कि आई से ज़ाहिर करने वाला इंटरेस्ट उसको मिलता था एट द रेट ऑफ 7/1/4%। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेट क्या था प्रॉफिट का, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट ही लिख देते हैं क्योंकि सवाल के अंदर प्रॉफिट लिखा हुआ है। वैसे सिंपल प्रॉफिट को सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7/1/4% है। तो 7/1/4% को आपने चेंज करना है। तो 4 7 28, 28 और 1 29। तो 4 7 28, 28 में 1 प्लस कर देंगे तो 29/4 बन जाएगा, 7% का साइन आ जाएगा। तो इसको अगर आप पॉइंट में चेंज करना चाहते हो तो पॉइंट में निकाल लेते हैं इधर ही इसको। तो ये कैसे हो जाएगा, 29/4, ये जो परसेंट है इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जो परसेंट का साइन है ना वो नीचे 100 दे देता है। तो लिहाजा हमारे पास क्या जवाब इसका बन जाएगा, इसका जवाब यही निकाल लेता हूँ, 29/400 ये आ जाएगा। तो 29 को 400 पे डिवाइड करो तो आपके पास फिर क्या आंसर आता है, 29 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आता है 0.0725। इतना हमारे पास आंसर आता है। इस लिहाज से जो है ना उनको प्रॉफिट मिल रहा है। डियर स्टूडेंट ये वाला जो प्रॉफिट है वो कितना साल मिलता रहा उसको, तो टाइम हमने लिखना है। टाइम को जो अकाउंटिंग की ज़बान है उसके अंदर
टेन्योर कहा जाता है। टाइम जो है ना वो टेन्योर होता है। टेन्योर इसको टी से ही जाहिर करते हैं। तो ये है 2 साल, 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल तक उसको इतना मिला है तो 2 ईयर्स है। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आई, सिंपल प्रॉफिट का या सिंपल इंटरेस्ट का, वो आई से जाहिर किया जाता है। फार्मूले को, इंटरेस्ट को आई से जाहिर करते हैं। आई इज इक्वल टू पी, फिर आर, और फिर टी, और डिवाइड बाय 100 भी होता है, लेकिन 100 तब होता है जब आपने ये परसेंट का को हल ना किया हो। तो मैंने क्योंकि परसेंट को हल कर लिया है तो डिवाइड बाय 100 मैंने पहले ही कर लिया हुआ है, तो इसलिए आपने डिवाइड बाय 100 अब नहीं लिखना। तो सिर्फ पी आर टी आपने करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पी हमारे पास क्या है, ये है 350, ये सारा हमने पी लिख लिया। आर हमारे पास क्या है, ये आया, मल्टीप्लाई बाय आर लिख लिया 0.0725, फिर टी क्या है, ये है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। इन तीनों को आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करने की बिना पर हमें जो जवाब मिलता है वो मिला है 50,750 रुपीज़। इतना हमें जो है ना इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलता है। 2 साल के बाद इतना उसको सिंपल इंटरेस्ट हुआ है, इतना इसे प्रॉफिट हुआ है। इसे इंटरेस्ट को उर्दू में सूद भी कहा जाता है, तो हम इधर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया, आई से ज़ाहिर कर दिया। तो 2 सालों के बाद इतना उसे प्रॉफिट मिला। अब प्रॉफिट के पैसे तो उसे मिल गए, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट थी उसने जो जमा कराई थी वो ये वाली है, वो भी उसके पास पड़ी हुई है। तो 2 सालों के बाद अब कितने उसके पास पैसे हो जाएंगे, इसको और इसको प्लस कर लेना तो टोटल पैसे उसके पास 2 सालों के आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे बना देते हैं कि टोटल मनी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद उसके पास कितने पैसे जमा हो गए। तो टोटल मनी जो 2 सालों के बाद उसके पास आई है, तो वो एक तो उसका जो 3,50,000 उसका था वो वाला, और प्लस उसका जो प्रॉफिट अभी मिला है, वो प्रॉफिट उसे मिला था 50,750। तो ये टोटल मनी है जो उसकी 2 सालों के बाद उसके पास बैंक के अंदर मौजूद है। तो इसको अब हम प्रिंसिपल बोल देंगे, ये उसका अब प्रिंसिपल है, यानी कि कैपिटल है। टोटल पैसे जो उसके बैंक के अंदर अब मौजूद हैं, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 0 में ये 0 प्लस हो जाएगी, 0 ही आ जाएगा। 5 में ये 0 प्लस हो जाएगी तो 5 ही आ जाएगा। इस 7 में तीसरा है ना, तो तीसरी 0 प्लस हो जाएगी तो 7 ही आ जाएगा। इस 0 में ये चौथी 0 प्लस हो जाएगी तो 0 ही आएगा। इस 5 में ये वाला 5 प्लस हो जाएगा, तो 5 5 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो अब इस 3 के अंदर 1 कैरी प्लस हो गया तो ये 4 बन गया। तो 4 लाख उसके पास 4,07,050 रुपीज़ जो है ना अब उसके बैंक में जमा हो चुके हैं 2 सालों के बाद। तो इतने पैसे अब उसका प्रिंसिपल है या उसकी कैपिटल अमाउंट है। तो डियर स्टूडेंट, आफ्टर 2 ईयर हम लिख देते हैं यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स द रेट ऑफ प्रॉफिट ही लिख देते हैं, प्रॉफिट। आफ्टर 2 ईयर्स द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 8, उसने कहा था 8% है। 2 सालों के बाद 8% उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अब टेन्योर क्या होगा 2 सालों के बाद, टेन्योर का मतलब है टाइम। तो टाइम कितने बाकी रह गया, वो टी जो है वो है बाकी 5 ईयर्स है। तो
हमने प्रॉफिट का रेट भी लिख लिया, हमने टाइम भी लिख लिया, कैपिटल अमाउंट भी हमारे पास है। तो फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो परसेंट में है, इसलिए आपने नीचे 100 लिखना। अगर ये परसेंट में ना हो, वैसे आपके पास सिंपल प्रॉफिट हो, तो फिर आपने 100 नीचे नहीं लिखाना होता। तो लिहाजा हमने नीचे अब 100 लिखना है। तो अब हमें इसका प्रॉफिट का पता चल जाता है कि क्या इसको प्रॉफिट मिला है। अब पी जो है वो ये वाला है, ये मैंने लिख लिया 4,07,050। और आर इसका अब की बार 8 है रेट, और टी अब की बार 5 है, और डिवाइड बाय 100 है। तो इन ऊपर वालों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सब को हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 160,3,0,0,0, 4 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ हैं, डिवाइड बाय 100। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बाकी जो है ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास अब 7 साल के बाद जो आ गया ना, वो इंटरेस्ट वो ये आया 160,300। इतना ये हमारे पास इंटरेस्ट आया 7 सालों के बाद, क्योंकि 2 साल वाला भी इसमें शामिल है और 5 साल वाला भी इसमें शामिल है। इतने रुपीज़। अब हमने अगर देखना ये है कि सवाल के अंदर उसने हमें ये कहा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 सालों के बाद उसके पास कितनी अमाउंट हो गई। तो 7 सालों के बाद अमाउंट देखने के लिए हमने इनको प्लस कर लेना है। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट भी कह सकते हो, मनी भी कह सकते हो। टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद कितनी टोटल अमाउंट होगी। तो एक तो ये वाला प्रॉफिट होगा उसके पास, और दूसरा ये जो उसके पास प्रिंसिपल था ये वाला 2 सालों के बाद, ये वाला भी उसके पास होगा। सॉरी, इसके अंदर प्रॉफिट जमा किया हुआ है तो ये गलती होगी मुझसे। एक ये वाला प्रॉफिट है और दूसरा जो ये प्रिंसिपल था जो स्टार्ट में उसने रकम जमा कराई थी वो। तो ये शामिल, ये और ये दोनों हमने प्लस कर देनी है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगी मनी। सॉरी, ये जो टोटल हमारे पास मनी आई है वो अब ये बन चुकी थी 2 सालों के बाद, तो उसके ऊपर प्रॉफिट इतना आ गया उसको। तो अब टोटल अमाउंट जब वो निकलवाने जाएगी बैंक से, तो सारे के सारे पैसे अगर सलमा निकलवाना चाहती है 7 सालों के बाद, तो उसको एक तो ये वाला प्रॉफिट मिलेगा और इसके अलावा उसको ये वाले पैसे भी सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर क्या लिखेंगे, 4,700, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा, और प्लस ये जो अमाउंट आई है 160,3,300। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास मनी आ जाएगी। तो इनको आपस में प्लस करो 0। तो ये स्टूडेंट दोनों का प्लस करने पे हमारे पास आंसर आता है 5,6,1,0 फिर 50। ये हमारे पास आंसर आता है रुपीज़ में 5,6,1,050। तो यूँ हमारे पास टोटल अमाउंट उसकी आ गई जो उसको 7 सालों के बाद मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।